13 मार्च से शुरू हो रहा है बजट सत्र। बजट सत्र के दौरान कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक। बिजली संकट ने उड़ाई सरकार की नींद। कम बारिश के चलते उत्पादन केंद्र हुए बंद। धामी ने केंद्र से की मांग। देश के कोने कोने से दरबार साहिब पहुंचने लगी संगत। 12 मार्च को झंडे जी के आरोहण के साथ शुरू होगा मेला। उत्तरकाशी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नाबालिग लड़की की शादी को प्रशासन ने रुकवाया। हरियाणा से आ रही थी बारात। रुड़की कोर्ट परिसर में दंपत्ति के बीच मारपीट। दोनों पक्षों में चल रहा है विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। सहकारिता विभाग का जब से गठन हुआ है तब से 2017 तक 31,221 कोऑपरेटिव समितियों मृतक बकायेदारों के परिजनों को उत्तराखंड सरकार ओटीएस के तहत 49 करोड़ रुपए की बड़ी राहत देने जा रही है। उत्तराखंड सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज सहकारिता के निबंधन को निर्देश दिए हैं। कोऑपरेटिव समितियों के 31,221 मृतक बकायेदारों पर 123 करोड़ 40 लाख रुपए बकाया है, जिसमें 74 करोड़ 18 लाख रुपए मूलधन है और बजाय ब्याज का 49 करोड़ 22 लाख रुपए है। सरकार एक समझौते के तहत ब्याज माफ करने की विचार कर रही है। वहीं डॉक्टर रावत ने बताया विभाग के फैसले किए जा रहे हैं। 31,221 मृतक बकायेदारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत ब्याज के 49 करोड़ 22 लाख रुपए माफ किए जाएंगे। उन्होंने बताया इसके लिए विभाग मृतक परिवारों के परिजनों के बीच सर्वे कराएगा और कहा जा रहा है कि वह इस फॉर्मेट में आना चाहते हैं या नहीं, उनसे सहमति पत्र भी लिया जाएगा। समितियों का मूलधन वो जमा करेंगे। डॉक्टर रावत ने बताया कि जिन समितियों का ब्याज का पैसा माफ किया जा रहा है उनकी भरपाई कोऑपरेटिव बैंकों के प्रॉफिट धन से और सरकार द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की न्याय पंचायत स्तर पर 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को मजबूत किया जा रहा है। गौरतलब है मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर 2019 में सहकारिता के इतिहास में पहली बार ओटीएस योजना लाई गई थी, जिसमें कोऑपरेटिव बैंकों के 21 करोड़ रुपए की वापसी भी हुई। सरकार को उम्मीद है इससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अपना कर्ज उतारने में आसानी होगी। परमार्थ निकेतन में पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 35वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें फूल और हर्बल रंगों की होली के साथ श्री गणेश हो गया। योग महोत्सव में 90 देश से 1100 से अधिक योग जिज्ञासु, 25 देशों के 75 योगाचार्य जुटे। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दुनिया भर से पहुंचे योग प्रेमियों को संबोधित करते हुए कहा, योग हमारी आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग है। विश्वगुरु भारत के संकल्प को पूरा करने में योग विद्या का महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। योग शरीर, मन और आत्मा का योग बनाता है। उन्होंने कहा, सर्वे संतु निरामया, सब निरोगी हो। इस भावना के साथ पूरा दुनिया में आज योग स्वास्थ्य जीवन शैली का एक बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। भारत G20 की अध्यक्षता के साथ वसुदेव कुटुंब की महान भावना का विस्तार कर रहा है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का जो संकल्प है, उसमें योग का महान साधन बन रहा है। वहीं स्वामी चिदानंद सरस्वती ने योग के माध्यम से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि योग का तात्पर्य है प्रकृति, पर्यावरण और मानवता के साथ संयोग। आज पूरे विश्व को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की जरूरत है। इसके बाद साध्वी भगवती सरस्वती ने कहा, हम सभी का परम सौभाग्य है, हमें योग की जन्मभूमि ऋषिकेश में आकर योग को आत्मसात करने का अवसर प्राप्त हुआ। कोविड के बाद पूरी दुनिया ने योग के महत्व को स्वीकारा है। आप सब जब यहां से जाएं तो योग के प्रति और जागरूक होकर जाएं।
भीमताल झील में पानी को लेकर संकट गहराता नजर आने लगा है। जहां एक ओर झील का जलस्तर लगातार गिर रहा है, वहीं वर्षा न होने के कारण झील का मुख्य जल स्रोत पूरी तरह सूख गया है। इससे आगे यह संकट और गहरा सकता है। भीमताल झील का जल स्तर अभी 44 फीट के सापेक्ष 40 फीट के आसपास बना हुआ है। बता दें, साल 1976 में भीमताल क्षेत्र के सोनगांव में भीषण सूखा पड़ा था। उस समय ग्रामीणों को 2 किलोमीटर नीचे उतरकर भीमताल झील से पानी ले जाना पड़ता था, लेकिन तब भी भीमताल झील का मुख्य जल स्रोत जो जॉन्स एस्टेट से नीचे की ओर गिरता है, उसमें पानी लगातार बहता था। इस बार इस पर ही संकट उत्पन्न हो गया है। यह जल स्रोत पूर्ण रूप से सूख गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है यह जल स्रोत सदाबहार था। यह पहली बार है जब झील के मुख्य जल स्रोत में पानी की एक बूंद भी नहीं दिखाई दे रही। सामाजिक कार्यकर्ता पूरन ब्रजवासी का कहना है सदाबहार जल स्रोत सूखने के कारणों का पता चलना चाहिए ताकि कमियों और गलतियों को दूर किया जा सके। उन्होंने झील के आसपास हो रही अवैध बोरिंग का जांच कर रोक लगाने की मांग कुमाऊं आयुक्त से की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर बता दें, गैरसैंण में 13 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 13 मार्च से शुरू हो रहा है बजट सत्र। सीएम धामी के कार्यकाल में होगा गैरसैंण का ये पहला सत्र है। सदन में सरकार की परीक्षा लेंगे 600 से अधिक प्रश्न। धामी सरकार 15 मार्च को पेश करेगी बजट। लगभग 79,000 करोड़ रुपए का सरकार का बजट है। आयोजन को लेकर अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है, आंदोलन कर सकता है। विधानसभा का घेराव भी विपक्षी पार्टियों द्वारा करना तय है। गैरसैंण में 13 से 18 मार्च तक बजट सत्र चलेगा, जिसमें धामी सरकार का ये पहला बजट सत्र होगा। गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र की शुरुआत जो है वो 13 मार्च से हो रही है। 13 से 18 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। करीब 60 प्रश्नों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा और विपक्षी पार्टियां सरकार को हर संभव तरीके से घेरने की कोशिश करेंगी। अगली बड़ी खबर बता दें, उत्तराखंड में बिजली संकट के आसार साफ दिखाई दे रहे हैं। आज सीएम धामी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करेंगे। कम बारिश और गैस के चलते उत्पादन केंद्र बंद हो चुके हैं। संकट से उबरने को राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है। बिजली संकट को देखते हुए बिजली की मांग की जा रही है। 400 मेगावाट 96 लाख यूनिट बिजली की मांग की जा रही है। केंद्र ने अपने विशेष कोटे से 72 लाख यूनिट बिजली दे दी है। राज्य ने केंद्र से मार्च 2024 तक के लिए ये मांग की है। तो बिजली संकट गहराता जा रहा है। उत्तराखंड में 400 मेगावाट 96 लाख यूनिट बिजली की मांग राज्य सरकार द्वारा की गई है और केंद्र ने 72 लाख यूनिट बिजली की मांग पूरी की है। उत्तराखंड में बिजली संकट के आसार साफ नजर आ रहे हैं। राज्य ने केंद्र से मार्च 2024 तक के लिए बिजली की मांग की है। बारिश की कमी की वजह से बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है और बिजली उत्पादन केंद्रों पर रोक लगा दी गई है, बंद कर दिए गए हैं केंद्र। कम बारिश की वजह से ये हो रहा है। संकट से उभरने को राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अप्रैल से शुरू हो जाएगी चारधाम यात्रा। यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां अंतिम चरण पर है। प्रदेश सरकार लगातार अधिकारियों संग बैठक कर रही है। चारधाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल से होने वाली है। खच्चरों को लेकर अहम निर्णय लिया गया। यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने कसी है कमर। यात्रा मार्ग पर व्यवहारिक जवान होंगे तैनात। एसपी ने सौंपी जिला प्रशासन को रिपोर्ट। अलग यूनिफॉर्म में नजर आएंगे डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ। यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां अंतिम चरण पर। मेडिकल हेल्थ कैंप और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रदेश सरकार लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री से मिले भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। खच्चरों को लेकर अहम निर्णय लिया गया। नितिन गडकरी को चारधाम आने का भी न्योता दिया गया है। तो चारधाम यात्रा अप्रैल से शुरू हो जाएगी, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण पर है। राज्य सरकार तैयारियों को पूरा करने में जुटी हुई है। यात्रा मार्ग पर जो जवान है वो तैनात किए जाएंगे। एसपी ने सौंपी है जिम्मेदारी। नितिन गडकरी को चारधाम आने का न्योता दिया जाएगा। अलग यूनिफॉर्म में नजर आएंगे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ।
उत्तरकाशी से बड़ी खबर बता दें, नाबालिग लड़की की शादी को प्रशासन ने रुकवा दिया है। हरियाणा से आ रही थी बारात, फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर नाबालिग की हो चुकी है कोर्ट मैरिज। प्रशासन की टीम ने लड़की और मां से पूछताछ की है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जनपद के टिपरा कुमारकोट गांव का मामला, जहां एक नाबालिग लड़की की शादी करवाने का मामला सामने आया है और शादी पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने शादी पर रोक लगा दी। हरियाणा से बारात आ रही थी और इससे पहले फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर लड़की की कोर्ट मैरिज पहले ही करवाई जा चुकी है। हेलो, हाँ। हरिद्वार कनकल थाना क्षेत्र में युवकों के दो गुट आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते दोनों पक्षों में तलवारें चल गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं तलवारबाजी का यह वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने इस मामले में बलवा सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जगजीतपुर का मामला है। वहाँ पे कार की पार्किंग को लेके दो पक्षों में विवाद हुआ था और एक पक्ष द्वारा तलवार निकाल के और लहराया गया, जिसमें दूसरे पक्ष के अंकित सैनी को चोट आई है उसकी उंगली में। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें बलवा और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। हमारी टीम इनके घरों पर दबिश दे रही है और जो भी संभावित ठिकाने वहाँ पर दबिश दे रही है। जल्द ही इनको पकड़ लिया जाए। उसमें एक अंकित सैनी घायल हुए हैं और जो एक्यूज पक्ष है उसमें 4-5 लोग थे। अचानक ये गाड़ी की पार्किंग को लेके विवाद हुआ था और विवाद बातचीत के बाद बढ़ गया। ये एक एविडेंस है जिसको हम लोग माननीय न्यायालय में भी पेश करेंगे। हरिद्वार में सिग्नेचर एंटरप्राइजेस फैक्ट्री में लगभग 6 से 7 बदमाश घुसकर 6 कर्मचारियों को घायल कर चुके हैं, लेकिन बदमाशों को यह नहीं पता था कि उनकी सारी करतूत फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएगी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल कर्मचारियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश में जुट गई है। और लड़के आए, हम लोग काम कर रहे थे, वो गेट तोड़ के अंदर आए। हमने पूछा क्या है, वो तो ऑफिस में घुसने की कोशिश किया। हमने उनको रोका, वो हमारे पे फिर मारने की कोशिश की। दोबारा पिलाने रफ्तार करके मारा, बहुत ताला वाला सब तोड़ दिया। कल लगभग 6 बजे के आसपास हमारी सिग्नेचर एंटरप्राइजेज जो इब्राहिमपुर में स्थित है, उसमें कुछ अज्ञात बदमाशों ने गेट खोलकर अंदर घुसकर हमारे वर्करों के साथ मारपीट करी है, बहुत ज़बरदस्त। मारने के पर्पज से वो लोग थे, डंडे लाठी लेकर आए हुए थे, तलवारें वगैरह थी, पाइप थे, लोहे के चाकू थे। बहुत ही खतरनाक तरीके से अपना वो लड़ने के पर्पज से आए हुए थे। किस समय की? ये 6 बजे की बात है और ये घटना 6 बजे से 8 सवा 8 बजे तक चली है। 1 घंटे के बाद मेरे पे सूचना पहुंची है। मुझे किसी कर्मचारी ने फ़ोन करके बताया कि घटना कंपनी में ऐसे हो रही है। मैंने 7 बजकर लगभग 112 नंबर पे फ़ोन किया पुलिस को और 3-4 बार लगातार मैंने फ़ोन किया, लेकिन पुलिस का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने 108 को फ़ोन किया, 108 आई। मैं अपने 6 घायल मजदूरों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, वहाँ पे ट्रीटमेंट करा के फिर इनको मैं वापस फैक्ट्री लाया। इस घटना के संबंध में मैं तहरीर देना चाहता हूँ। नहीं, आपने अभी तक तो कोई तहरीर नहीं दी है, लेकिन मुझे प्रशासन ने बताया कि प्रशासन त्यौहार की वजह से बिजी है, इसलिए काम समय पर नहीं हुआ है। वो 8 आदमी थे, एक स्कूटी और एक स्प्लेंडर बाइक थी उनके पास, उन्हीं से आए थे। हमारे गेट के सामने उनकी खड़ी है दोनों बाइक और उन पर पाइप भी थे, लोहे के चाकू तलवारें भी थी, लकड़ी के गुटके भी थे। क्या सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? सीसीटीवी कैमरे हैं। कुछ पहचान की गई? एक हम उसको जानते हैं, उनका नाम सूरज सिंह है, जो उनके साथ थे, आगे आगे उनके साथ आए हैं और उनकी जो स्कूटी का नंबर है वो भी साफ साफ दिख रहा है हमारे कैमरे में, जो हमने उसके फोटो ले ली है। तो मार पीट का जी दर्ज होगा। हाँ जी, दर्ज हुआ है, हमने देखा भी है बाद में। जो कर्मचारी फोटो लेते हैं उनके फोटो भी आए हमारे पास।
जहां एक तरफ देश भर में होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था, वहीं कुछ असामाजिक तत्वों ने माध्यमिक विद्यालय काखड़ा के स्टाफ रूम का ताला तोड़कर कमरे में सारा सामान तोड़फोड़ कर उधर प्रयोगशाला कक्ष में भी तोड़फोड़ की और किचन के सारे बर्तन बाहर फेंक दिए। आज सुबह जब स्कूल के कर्मचारी और अध्यापक पहुंचे तो यह सब देख कर वे अचंभित रह गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जायजा लिया और मामले की छानबीन में जुट गई। अभी हम जब विद्यालय आज खुला हमारा, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे ये तोड़ फोड़ हो रखी है स्टाफ रूम में। तो अब ये कौन कर सकता है? इस बीच में होली भी थी, तो हो सकता है कि यार होली वालों ने बच्चों ने किया हो, या ये हम कुछ कह नहीं सकते इसमें कि किसने किया हो। आपने देखा ही कि ऐसा तोड़ फोड़ किया हुआ है और नीचे हमारे जूनियर ने भी तोड़ फोड़ किया हुआ है। जब आज से लोग आए आज स्कूल में 9 बजे करीब, तो तब तक बच्चे चिल्ला रहे थे कि हमारा स्कूल तोड़ दिया। और मैं भी आया तब तक देखा कि इसका मुख्य जो दरवाजा है वो तोड़ रखा है, उसके ताले इसके टूटे हुए हैं, अंदर सारे रिकॉर्ड फेंक रखे हैं। दराज जो इतनी मजबूत दराज थी गोदरेज वो भी तोड़ रखा है, उसका लॉकर तोड़ रखा है। और जो जितने रिकॉर्ड थे सारे फाड़ दिए सर। यहाँ तक कि बच्चों का वो सामान था वो भी था, इसके अंदर कुछ पाउडर था और कुछ अन्य चीजें भी थी, वो भी तोड़ फोड़ कर दी। जितने महापुरुषों के जितने चित्र थी वो भी तोड़ दी। चौक सारी चीजें जितनी भी सामग्री थी सारा तोड़ फोड़ करके फेंक दिया गया। समझ में नहीं आ रहा कि किसने इस प्रकार का ये किया है, समझ में आ रहा। विज्ञान कक्ष के भी यही हाल है, उसका भी मुख्य गेट पे जो ताला लगा था उसको तोड़ करके अंदर जितने भी विज्ञान के उपकरण थे, कांच के थे और अन्य चीजें थी वो प्लास्टिक के बने हुए सारे तोड़ दिए। इसके अतिरिक्त हमारा किचन में है, किचन भी तोड़ दिया। किचन के अंदर जितने बर्तन थे सारे बाहर फेंके थे और यहाँ तक कि चावल भी था डब्बे में भरे हुए वो भी सारे फेंक दिए। और मैं ग्राम काकड़ा से हूँ, और ये जो ग्राम काकड़ा के जो विद्यालय है ये यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल, इन दोनों विद्यालयों में आज जो है कल के दिन में या परसों में जब भी हुआ तोड़ फोड़ की गई है। ये कौन से तत्व हैं ये तो जो है हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन विद्यालय के ऊपर इस प्रकार का जो है शिक्षण संस्थानों के ऊपर इस प्रकार से अटैक करना और उसका तोड़ फोड़ करना ये तो बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे लोगों को तुरंत जो है इनकी जांच होनी चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए और इनको पनिशमेंट होना चाहिए। ये हमारी सरकार से भी गुजारिश है। धन्यवाद। सर दूसरे में आज सुबह हमारे पदाधिकारी जी का फोन 8:30 बजे उनका फोन आ गया और तब हमें भी पता चला इस बारे में कि स्कूल में तोड़ फोड़ हुई। इसमें हमारे ऊपर हाई स्कूल को ऐसी तोड़ करके लोग तो उन्होंने कोई बाहर से तोड़ा नहीं, परंतु चैनल को किस माध्यम किस ढंग से उन्होंने सवाल किया कि वो अंदर घुस गए और उन्होंने उसके बाद ऑफिस के सारे ताले तोड़ करके सारे दराज उन्होंने फेंक दी और यहाँ विज्ञान प्रयोगशाला का भी उन्होंने ऐसे कर दिया। दूसरे पर हमें जाकर कक्ष का जो उन्होंने खत्म कर रखा था, कुछ ऐसी चीजें कोई अध्ययन जगह पर नहीं, सारी चीजें फेंक दी। उसके बाद हमारे किचन के जितने भी खाने बर्तन हैं और चावल तो उन्होंने बिल्कुल वहाँ से ड्रम में गायब कर रखा है, तो चावल कहाँ डाला ही नहीं। और ऐसा तो लग नहीं रहा है कि कोई सयानी मतलब वो आदमी कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। जो लगभग 18 से लेकर के 15 और 22 के बीच के बच्चे ऐसे कर सकते हैं। कुमाऊं की सबसे पुरानी हल्द्वानी तहसील परिसर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर हल्द्वानी तहसीलदार संजय कुमार ने तत्काल फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। वहीं तहसील परिसर में कार्यरत वकील अमित चौधरी का चेंबर आग की भेंट चढ़ गया और चेंबर कार्यालय में रखे सारे दस्तावेज जलकर खाक हो गए। उधर तहसील प्रशासन द्वारा आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जिससे नुकसान का आंकलन किया जा सके। तो हेड से ही हो गया काम इसका।
तो हेड से ही हो गया काम इसका। तो हेड से ही हो गया काम इसका। उत्तराखंड के टनकपुर में सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरि धाम मेले का शुभारंभ हो गया। गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत पूजा पाठ कर पूर्णागिरि धाम मेले का शुभ आरंभ किया। इस दौरान सांसद अजय टमटा भी वहां मौजूद थे। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा, यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें मुख्य सेवक के रूप में मेले का शुभारंभ करने का अवसर मिला। माता पूर्णागिरि में लाखों भक्तों की श्रद्धा है। इसको देखते हुए हमें आने वाले सभी भक्तों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखना है। सीएम धामी ने कहा, वे चाहते हैं चंपावत जनपद एक मॉडल के रूप में विकसित हो। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी देव स्थलों का विकास जरूरी है और उनकी सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। अपने बेटे को, अपने भाई को, बहुत सारे मित्रों ने अपने मित्र को हमेशा अपना प्यार दिया है और आज इस मेले के शुभारंभ अवसर पर भी आप सब लोगों ने बड़ी संख्या में आकर जिस अवसर का परिचय दिया है, मैं अभिभूत हूं। आज इस मेले का उद्घाटन करके मां पूर्णागिरि का आशीर्वाद लेकर, मां पूर्णागिरि के आशीर्वाद से, आप सभी के प्यार से आज मैं प्रदेशवासियों को मुख्य सेवक के रूप में अपनी यथाशक्ति अपनी सेवाएं दे पा रहा हूं। मैं यथाशक्ति इसलिए कह रहा हूं कि जितनी मेरे अंदर सामर्थ्य है, जितनी मेरे अंदर क्षमता है, जितना मेरा बुद्धि विवेक काम करता है, मैं कोशिश करता हूं कि उसका एक एक पल और एक एक क्षण अपने राज्य के लिए लगाऊं। अभी हेमा दीदी कुछ कह रही थी कि ऐसा करता है भैया, और वो हमेशा कहती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यथाशक्ति दीदी मैया के सामने मैं यही कह सकता हूं कि यथाशक्ति जितनी सेवा संभव हो पाएगी, जितने दर्शन संभव हो पाएंगे, उसको एक सीमा से ज्यादा दर्शन करने का आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर आज सनातन संस्कृति की जो पताका है वो संपूर्ण विश्व के अंदर जा रही है। संपूर्ण विश्व आज हमारी संस्कृति से परिचित हो रहा है और दुनिया भर के देश हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसके दर्शन भी कर रहे हैं और उस संस्कृति को मान भी रहे हैं, उसको अपना भी रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे धर्म में कभी भी स्व यानी अर्थात स्वयं की बात नहीं की है, इसने सदा सर्व की बात की है। यही हमारी विशेषता है। तभी तो हमारे यहाँ कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। यही कारण है कि हजारों वर्षों के बाद भी आज विश्व हमारी आस्थाओं और मान्यताओं के सामने नतमस्तक है। हम सभी का कर्तव्य है कि अपने धर्म मार्ग से कभी विचलित न हो। हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके संवर्धन के लिए, उसके संरक्षण के लिए सदैव जो भी प्रयत्न हमसे हो सकता है हमें वो प्रयत्न करना चाहिए, हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो भावना भारत के अंदर पुनः जागृत हुई है, पूरा विश्व कहीं न कहीं उन भावनाओं को अंगीकार कर रहा है और उसी क्रम में हमने भी उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हैं उनके पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार का संकल्प लिया है। उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आध्यात्मिक एवं धार्मिक रूप से उत्तराखंड को सभी देवी देवताओं की भूमि माना जाता है। यही कारण है कि जहां
आज गढ़वाल मंडल में हमारी चारधाम यात्रा अप्रैल माह से प्रारंभ हो रही है और भगवान केदारनाथ जी की भूमि मानते हुए इसको केदारखंड कहा गया है। वहीं कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में कैलाश मानसरोवर की भूमि मानते हुए इसको मानस खंड कहा जाता है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।